बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका बाजार 10 से 12 के बाद। अब हम क्लोजिंग आवर की तरफ चल रहे हैं और ये स्ट्रीम सुबह से बाजार 10 से 12 से जो सफ़र हमने शुरू किया था, जो कि मुनाफे का सफ़र था, उसको और आगे बढ़ाते हैं और इस शो को आगे ले जा करके इसमें जो जो भी सवाल आपके हैं वो आप पूछ सकते हैं लाइव। और हमारे साथ में एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, देश के जाने माने स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स हमारे साथ में होते हैं जो कि हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको समस्या आ रही होती है, जहाँ पे भी आपको लग रहा हो कि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके, कुछ शेयर से जुड़े हुए, तो आप उनको पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में जो एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, हमारे साथ में सौम्यदीप जी जुड़ गए हैं। सौम्यदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। Good afternoon, sir, and good afternoon to all the viewers, and thank you for inviting me on the show. गुड आफ्टरनून सौम्यदीप जी। सौम्यदीप जी, आप जो इतने समय से स्टॉक मार्केट में हैं और अभी जब हम हाईएस्ट पे देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को, आपको कैसा लग रहा है और आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि इस टाइम के रेंज में या अभी जिस तारीख में हम इसको देख रहे हैं, आपने सोचा था कभी कि ऐसा हो सकता है, या आप समझते थे कभी इससे पहले होना चाहिए या इसके बाद में होना चाहिए था? सर, अगर आपको याद होगा तो पिछले 2 शो में मैंने डिस्कस किया था कि जिस तरह से हम लोग एक्सपायरी तक के तरफ बढ़ते जाएंगे, तो मुझे लगता था कि एक्सपायरी तक ये नया हाई बन जाना चाहिए, लेकिन एक दिन ज़्यादा टाइम ले लिया मार्केट ने। आज नया हाई बना दिया। ओवरऑल मार्केट ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। आज वीकली क्लोजिंग अगर 15,430 के ऊपर आता है तो दैट विल बी अ वेरी बुलिश साइन, क्योंकि वो पिछला जो टॉप है उसके ऊपर क्लोजिंग आएगा। और देखिए, यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी 14,600 से अभी 15,450 यानी कि 800-850 पॉइंट्स का रैली ऑलरेडी 2 हफ्ते में हो चुका है। तो हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन या तो फिर साइडवेज मूवमेंट मिले, लेकिन ओवरऑल मुझे मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ही लगता है और आते दिन में हो सकता है 16,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिले। तो अगला हाई आप बहुत जल्दी देख रहे हो, तो आप हम क्या मान के चलें कि अगली एक्सपायरी भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपायरी होगी? सर, कल भी आरबीआई का एक नेगेटिव बयान आया है कि मार्केट में हो सकता है बबल है और वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं करते हैं, इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन आज मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया विद अ न्यू हाई। तो हो सकता है लिक्विडिटी मार्केट को चेस कर रहा हो और वी कैन आर्ग्यू ऑन द फंडामेंटल और वैल्यूएशंस बेसिस, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे मार्केट में अभी तो कोई वीकनेस नहीं है। सौम्यदीप जी, इससे पहले कि सवालों का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले आप अपना स्टॉक जो आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। सर, मैं अपना स्टॉक देने से पहले पिछले 2-3 शोज में मैंने जो कॉल्स दिया है, अगर आप अलाउ करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट हाँ मैं दे हाँ दूं। जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर, एचडीएफसी बैंक हम लोगों ने 1420-1425 के लेवल्स पे रिकमेंड किया था 1540-1550 के टारगेट के लिए। ये स्टॉक ने 24 मई को 1520 का हाई बनाया, उसके बाद में थोड़ा सा रेंज बाउंड है। मुझे अभी भी 1540-1550 का टारगेट दिखता है, तो होल्ड करें इस स्टॉक को। 1420 जो आपका एंट्री लेवल है, ब्रेक इवन पे डाल दे स्टॉप लॉस को, ताकि एक जो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है वो लॉस में ना जाए, और 1540 से लेकर 1550 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है सौम्यदीप जी, सर, क्या इसमें दूसरा नए लोगों स्टॉक के लिए अभी भी इसमें है इसको एंट्री करने का, या अब नहीं है? सर, नए लोगों के लिए एंट्री यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठेगा। वहां पर देखेंगे तो 40 पॉइंट्स का रिस्क लेके हम लोग 100 पॉइंट्स के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड था, लेकिन यहाँ पर वो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा। तो नए लोगों को तो मैं एंट्री करने के लिए नहीं बोलूँगा। ठीक है, दूसरा कौन सा स्टॉक? सर, दूसरा स्टॉक हमने एबीबी रेकमेंड किया था। एबीबी हमने रेकमेंड किया था 1418 के लेवल पे। 1350 का स्टॉप लॉस मैंने बताया था, और 1530-1550 दो टारगेट दिए थे। तो ये स्टॉक तो अभी 1587 दोनों टारगेट इसमें अचीव हो गए हैं। तो अगर 10 से 12% का मूव ऑलरेडी मिल चुका है, तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, एबीबी से प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाने का मौका है। और कोई सा एक और आप कोई कह रहे थे? तीसरा स्टॉक मैंने जो बताया था वो पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। पीरामल एंटरप्राइजेस हम लोगों ने रेकमेंड किया था 1737 के लेवल पे, और इसका जो टारगेट दिया था वो 1810 का 1840 का दूसरा टारगेट।
1800 16 टच करके 20 वापस। ये स्टॉक जी 1820 ये स्टॉक कल हाई किया था। उसके बाद में आज थोड़ा सा कल बहुत बड़ा बार था, स्ट्रॉन्ग बार था। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। इसमें भी ओवरऑल 1840 क्या मुझे 1900 1880 से लेकर 1900 के लेवल हो सकते हैं इसमें ओपन अप हो रहा हो। तो 1680 जो कि एंट्री लेवल है वहां पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर दीजिए और ओवरऑल 1880 1900 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए? पार्शियल प्रॉफिट अगर हो सकता है, अगर 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करना चाहते हो तो बुक कर सकते हैं, और 50% को अपना जो 1680 का जो लेवल है उसके नीचे होल्ड कीजिए स्टॉप लॉस देके। ठीक है, तो ये राय आती हुई सौम्यदीप जी की। जी जी, थर्ड स्टॉक L&T इन्फोटेक हमने रेकमेंड किया था। L&T इन्फोटेक 3650 के लेवल पे हम लोगों ने रेकमेंड किया था। 3500 का स्टॉप लॉस था, 4200 पहला टारगेट, 4300 दूसरा टारगेट। अभी 3950 का रेट चल रहा है, तो लगभग 10% का गेन यहाँ भी मिल रहा है। लेकिन 4200 4300 का टारगेट मैं अभी भी देख रहा हूँ इस स्टॉक में। तो इसमें 3650 जो कि आपका एंट्री लेवल है वहां पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर दे, और 4200 4300 के टारगेट के लिए इसको भी होल्ड कर सकते हैं। इसको भी होल्ड करना है, ठीक है। आज कोई नया शेयर देना चाहेंगे सौम्यदीप जी? जी, आज जो नया स्टॉक मैं देना चाहता हूँ वो टाटा केमिकल है। ये स्टॉक वीकली चार्ट पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डेली चार्ट में ये स्टॉक ने एक करेक्शन देखा था 800 से लेकर 670 के जोन तक। तो वहां से लोअर लेवल से एक रिवर्सल आज इंडिकेट कर रहा है। 670 का स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट 760 का और दूसरा टारगेट 785 का। सौम्यदीप जी, यहीं पे पूरा ले लिया जाए या अभी थोड़ा चंक्स में लेना चाहिए? देखिए, एकदम बॉटम पकड़ना तो जब तक ये 670 के ऊपर है चांसेस आर हाई कि यहाँ से चलना चाहिए। एक्यूमुलेट करने के लिए मैं बोलूंगा, अगर आपको 720 से लेकर 700 के बीच में कहीं भी मिलता है तो धीरे धीरे भी इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और टारगेट्स और आउटलुक एक बार फिर से बता दीजिएगा। जी, टारगेट पहला 760 का और दूसरा टारगेट है 785 का। और ये आउटलुक कितना है? सर, ये मिड कैप कंपनी है लेकिन थोड़ा सा स्लो मूवर है, तो इस सीरीज तक देखिए। मुझे लगता है कि इस सीरीज तक ये टारगेट, अगर मार्केट यहाँ से तेज रहते हैं तो इस सीरीज तक ये टारगेट आ जाना चाहिए। तो करीब करीब 1 महीने का आउटलुक है। जी जी, और एक स्टॉक है जो कि हैवेल्स को भी यहाँ पर ले सकते हैं। 1016 का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 965 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन देखा है, उसके बाद में बेस फॉर्मेशन इसका चल रहा है। पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, काउंटर अच्छा है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट इसका 1080 और दूसरा टारगेट 1130। हेवल्स में स्टॉप लॉस क्या दे रहे हैं सर? देखिए, हैवेल्स 965 का स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला टारगेट 1080, दूसरा टारगेट 1130। और ये भी तकरीबन 1 महीने का आउटलुक लेकर चला जाए? जी, इसमें भी 1 से 1.5 महीने का आउटलुक लेके चलिए। ठीक है, एक बेहतरीन कॉल सौम्यदीप जी की तरफ से आती हुई। सौम्यदीप जी, एक कुछ सवाल ले लेते हैं जल्दी से। हमारे कुछ दर्शकों के हैं जो कि क्लोजिंग आवर में हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो एक सवाल है प्रियंक मोइत्रा जी का, वो जानना चाहते हैं हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस दोनों में से कौन सा ऑटो सेक्टर में अगर पिक हो तो कौन सा किया? हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस। टीवीएस। देखिए, ऑटो सेक्टर ने एक बहुत अच्छा करेक्शन देखा है, उसके बाद में मुझे लगता है ऑटो सेक्टर यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अभी जिस लेवल पर हम लोग हैं, बैंकिंग ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर दिया है। अभी सेक्टर रोटेशन होता रहेगा, और ऑटो सेक्टर हो सकता है आपको इस सीरीज में या फिर अगले सीरीज में चलता हुआ दिखे। तो दोनों ही स्टॉक ठीक है। टीवीएस मोटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 650 से लेकर 660 के जोन में। मुझे लगता है जब तक ये लेवल 660 क्रॉस नहीं होगा, ये स्टॉक एक करेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, जो कि स्टॉक को
600 से लेकर 590 तक भी नीचे ला सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हीरो मोटर कॉर्प लीजिए। करंट मार्केट प्राइस में भी ये स्टॉक ठीक लग रहा है। धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, 2950 से लेकर 3000 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए इस स्टॉक को। स्टॉप लॉस रखिए 2800 का, और अपसाइड में 3200 से 3300 आपको देखने को मिल सकते हैं। हीरो मोटर का एक बेटर पिक रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प एक बेहतर पिक है टीवीएस के मुकाबले। सौम्यदीप जी, यूको बैंक देख सकते हैं? जी, मिड कैप बैंकिंग पर मेरा जो व्यू है पॉजिटिव है, लेकिन यूको बैंक अभी देखिए हो सकता है ये चले, क्योंकि सेक्टर के हिसाब से सेक्टर में अगर बाइंग है तो हो सकता है ये भी चल जाए, और चल भी रहा है। 12 से लेकर अभी 1370 तक आ गया है। लेकिन इससे बेहतर स्टॉक्स अवेलेबल है। अगर आप किसी को लेना भी है तो मैं ये बताऊंगा, इसका जो सपोर्ट है मेन अभी 12 रुपया से लेकर 12 रुपया 20 पैसे के बीच में है। कोई भी करेक्शन मिले तभी इसमें एंट्री लीजिए। लेकिन ओवरऑल कुछ खास इसमें मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है 15 से लेकर 1550 तक जाए, और रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप पिक करेंगे तो फिर वापस आप अभी एचडीएफसी के साथ में ही रहेंगे या कोई और भी ऐड करना चाहेंगे? देखिए जी है, एचडीएफसी तो ऑलरेडी है, ये लार्ज कैप है। अगर किसी को सौम्यदीप जी, आपको आवाज आ रही है? सौम्यदीप जी से लगता हमारा संपर्क अभी टूट गया है, तो एक बार फिर से उनके पास चलेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ सौम्यदीप जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी जी, एचडीएफसी बैंक तो देख ही सकते हैं। एचडीएफसी बैंक लार्ज कैप स्टॉक है और स्टेबल स्टॉक है। मिड कैप बैंकिंग में और एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है डीसीबी बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। इसको भी देख सकते हैं, लेकिन इसको अभी मत लीजिए। इसमें एक करेक्शन मिले तभी एंट्री लीजिए। ओवरऑल 98 से लेकर 97 के बीच में अगर ये स्टॉक आपको मिलता है, अभी 104 का रेट करंट मार्केट प्राइस है, 98 से 97 के बीच में अगर आपको करेक्शन में मिलता है तभी एंट्री लीजिए। 90 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड में हो सकता है ये स्टॉक 120 से लेकर 125 तक जाए। ठीक है, अभी जब लेवल्स मिलेंगे सौम्यदीप जी जो बता रहे हैं उसके हिसाब से, तब फिर डीसीबी बैंक आगे ऐड किया जा सकता है। सौम्यदीप जी, एक सवाल आ रहा है क्षितिज जी का। क्षितिज महाजन जी जानना चाहते हैं, इनके पास हैं 1000 शेयर्स हैं आईओसी के 88 रुपए के भाव पे, लॉन्ग टर्म व्यू, इंडियन ऑयल। 81 के लेवल पे लिया हुआ है जी जी। 81 के लेवल यानी मई अप्रैल का जो बॉटम था वहीं पर लिया हुआ है। 88 के लेवल्स पे। 88 पे, या तो अप्रैल का जो बॉटम था वहीं पर कहीं लिया हुआ है। जी देखिए ट्रेडिंग का आप बोले लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपको ये स्टॉक तो अभी बहुत चल चुका है, हो सकता है साइडवेज होगा या फिर थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन मिलेगा। मीडियम टर्म के लिए जब तक ये स्टॉक अभी 103 या 104, ये जो रेंज है 103 104, इसके ऊपर जब तक है तब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगा, आपका अच्छा प्रॉफिट में है, 100 का स्टॉप लॉस रख दीजिए। सपोर्ट के नीचे 100 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। आगे भी ये स्टॉक चल सकता है। 100 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करिए, अभी आगे गुंजाइश और है। एक प्रियंक मोहित्रा जी का एक और सवाल है, ये जानना चाहते हैं टाटा कंज्यूमर्स को लेकर के शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? जी तो टाटा कंज्यूमर का वीकली चार्ट पॉजिटिव है, एक रेंज वीकली चार्ट में दिख रहा है। ओवरऑल 700 ऑन द अपसाइड, डाउन साइड में 615। तो लोअर लेवल से एक रिवर्सल की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। डेली क्लोजिंग बेसिस में अगर ये स्टॉक 660 के ऊपर कभी क्लोज देता है, अभी 655 का रेट है, आज का जो बार बना है स्ट्रॉन्ग बार है,
660 के ऊपर ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो 690 से लेकर 700 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। इन दैट केस आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर किसी का पोजीशन है, स्टॉप लॉस 638 का रहेगा। 638 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको रखा जा सकता है। ठीक है सौम्यदीप जी, चलते चलते कोई आखिरी चीज जो आप देख रहे हैं, कोई और जिसको रडार पे रखा जा सकता है? जी, टाटा केमिकल्स मैंने बताया, हेवल्स भी मैंने बताया है शायद। जी, हेवल्स बताया आपने। हेवल्स बताया, तो ये इन दोनों स्टॉक्स को देखिए। बाकी मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन विद कॉशन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये कभी भी करेक्ट कर सकता है, तो उस करेक्शन में लेकिन वो जो करेक्शन आएगा वो लेने का मौका है। 15,000 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए, बोथ ऑन साइकोलॉजिकल टर्म्स एंड प्राइस वाइज। तो कोई भी करेक्शन अगर 200-300 पॉइंट का मिलेगा तो वो एक हेल्दी साइन रहेगा। और बाई ऑन डिप्स में अभी स्ट्रेटेजी रखिए, आते दिनों में आपको और ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी सौम्यदीप जी के हिसाब से। थैंक यू सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए मेरे लिए। थैंक यू। आगे चलते हैं और हमारे अगले एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू संतोष सर, बहुत बहुत बधाई एक तो आपको ये जो मार्केट के हाईज और मार्केट के रिकॉर्ड की। आपसे भी वही सवाल, क्या आपने एंटिसिपेट किया था कि ये लेवल्स इन डेट्स के अराउंड, इस फेज में, जिस हफ्ते में और जिस फेज में हम हैं कोविड और बाकी सारी चीजें देखते हुए, क्या आपको लगता था कि हम ये लेवल्स देखने पाएंगे इतनी जल्दी, या थोड़ा जल्दी आ गया ये? देखिए लवजीत जी, आपको अगर ध्यान होगा, हमने आपसे जब से आपने ये शुरू किया दोबारा आपका शो, तो उसमें आपको बराबर हम ये कहते रहे हैं कि निफ्टी पे मुझे जो अंदाजा लग रहा है कि एक पॉजिटिव कन्नोटेशन पे ट्रेड हो रहे हैं और काफी 15,000 के ऊपर 600-700 पॉइंट की तेजी हो सकती है। मार्केट को टाइम करना थोड़ा काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर मार्केट के चार्ट को ठीक से रीड करें तो वहां पर ये डेफिनेटली आप पता कर सकते हो गोइंग बाय द प्रेसिडेंस की किधर की तरफ एक्चुअली डायरेक्शन ओवरऑल किधर की तरफ होगा। और वैसा हमने ठीक आपसे जब से आप ये सेकंड फेज अपना चालू किया आपने तब से ये मैंने आपको बराबर बता रहा हूँ कि 15,000 से 600 से 700 पॉइंट की तेजी रहने वाली है। टाइमिंग करना बहुत मुश्किल होता है कि टाइम कब आप प्रेडिक्ट करो, क्योंकि टाइम स्केल हमने देखा है कि बराबर उस पर उतना सही नहीं उतरता। लेकिन अगर आप प्राइस पॉइंट को देख रहे हो तो वो ज्यादा जो है प्रेडिक्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल मूव होते हैं। पैटर्न को भी देख के ऐसा लग रहा था और अभी भी लग रहा है कि शायद बहुत अभी रन बाकी है। शायद हम अभी जितना जहां से चले हैं 15,000 से आधा ही हुआ है और इसके ऊपर भी चलेंगे। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी एक चिंताजनक बात यह है कि जब मार्केट अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो मार्केट में अगर एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो देखेंगे तो वो नेगेटिव है, मतलब डिक्लाइन ज्यादा है। डिक्लाइन अगर देखें तो 1052 डिक्लाइन है और 783 के करीब एडवांसेस हैं मार्केट में। तो वो थोड़ी चिंताजनक है कि जब हम एक नई दिशा में या नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं तो सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और आज केवल आप देखेंगे कि रिलायंस का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है इंडेक्स को इन लेवल्स पे ले जाने के लिए। तो थोड़ी चिंताजनक है इस जगह पे कि जब मार्केट कभी भी नई ऊंचाइयों को छुए और सारे लोग मतलब कहते हैं ना इंडिया साइनिंग, अगर पूरा इंडिया साइन नहीं कर रहा है केवल कुछ पॉकेट्स कर रहे हैं तो थोड़ा चिंताजनक हो सकता है वो। तो वही है चीज दिख रही है अभी कि सारे लोग शायद नहीं जा रहे हैं ऊपर की तरफ, थोड़े रुके सहमे हुए हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा करेक्टिव मूव आ जाए या साइडवेज जो साइड काउंटर्स हैं उसमें थोड़ा करेक्टिव मूव आ जाए, उसका अंदेशा है। लेकिन ओवरऑल अभी भी मुझे लगता है कि तकरीबन जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें 15,000 से 600 से 700 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए मार्केट। जिस कूल डाउन की और जिस नॉट पार्टिसिपेशन की आप बात कर रहे हैं, जो नई सेक्टर्स, उसमें से एक बैंक निफ्टी हमें अभी ऑलरेडी हरे निशान में जाता हुआ लाल निशान में जाता हुआ दिख रहा है। बहुत मार्जिनल है लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक अच्छा साइन नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में कोई चीज देखते हैं और कैसा व्यू है सर संतोष जी? देखिए ओवरऑल बैंकिंग में भी पॉजिटिव ही व्यू है, क्योंकि अगर आप देखोगे जिस तरह से कोरोना वायरस केसेस बहुत जल्दी ही 4 लाख से 2 लाख के करीब हम आ चुके हैं न्यू केस एडिशंस में।
और मार्केट को शायद लग रहा है कि अगर जो जैब्स है अगर ज़्यादा जल्दी हो इंडिया में होगी, उतना जल्दी हम शायद इकोनॉमी पटरी पे आ सकती है। और जैसा कि महाराष्ट्र से भी जो न्यूज़ आ रही है कि वो थोड़ा ईज़ कर रहे हैं लॉकडाउन में, रिस्ट्रिक्शंस में कुछ ईज़ हो रहा है, तो रिस्ट्रिक्शंस में जैसे-जैसे ईज़ होगा मार्केट जो है वैसे ही आप देखेंगे ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एनपीए का जो दर होगा वो कम होते जाएगा। और जैसा कि एसबीआई ने जब रिजल्ट दिया है आपने देखा होगा, काफी अच्छे नंबर्स थे और काफी अच्छा इंप्रूवमेंट था, प्रोविजंस में फॉल थे, स्लिपेजेस में काफी फॉल देखा गया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए और चूंकि एसबीआई की बुक्स को देखेंगे तो पूरा इंडिया उसमें दर्शाता है, क्योंकि सबसे बड़ी लोन बुक है बैंक के पास। तो अगर आप केवल उसकी बैलेंस शीट को देख लेंगे तो मोटा मोटी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इकोनॉमी कैसा कर रही है। और लोन ग्रोथ जो 5 से 7% के करीब था वो भी ठीक था, मार्केट के स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी, उसी की उम्मीद के आधार पे उसके आए थे। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप देखेंगे छोटे मझोले जितने बैंक हैं, पीएसयू बैंक में ज्यादा रुझान दिख रहा है ऊपर की तरफ। ऑफ लेट मुझे लगता है कि कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब ऑन द एनुअल ऑफ बिग अप मूव की तरफ है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इसमें एक बड़ी तेजी हो सकती है इन सारे बैंकों में जिस तरह के इनके चार्ट दिख रहे हैं। तो कंसोलिडेशन में या निचले स्तरों पे आपको मिले तो ये सारे स्टॉक लेने चाहिए। एक सवाल यहीं पे, क्योंकि फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर पे हम बात कर रहे हैं, तो एक एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस पे एक बार डिस्कस कर लें, फिर आपका शेयर दीजिएगा। देखिए बजाज फाइनेंस कह लें कि ये डिस्क्रिशनरी फाइनेंस में है। सबसे पहली चीज अपने को समझना होगा कि ये जो लॉकडाउन है इसमें कौन सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। तो हमारे डिस्क्रिशनरी जितने भी स्पेंडिंग है हम सबसे पहले उनको ताक पे रखते हैं, मतलब उसको साइड लाइन कर देते हैं या और हमारी जरूरत की जो चीजें हैं वहां पर हम ज्यादा खर्च करते हैं। तो इसके चार्ट को देख के लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज है काउंटर, और एक बार तो काफी ज्यादा हिट आया था, लेकिन जब जैसे ही नतीजे पेश किए तो उस नतीजों में उन सारी चिंताओं को दूर कर दिया था। लेकिन फिर भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड में ये कंपनी हेल्प करती है लोगों को प्रोक्योर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए वो सारी चीजें। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक साइडवेज है, और इस साइडवेज स्टॉक में आपको निचले स्तरों पे, ऑल्दो इसमें भी बुलिश कन्वर्टेशन पे पूरी जो है इंटरवाइंड हो रही है एक्टिविटी, और उसमें निचले स्तरों पे अगर समझें कि 5550 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होंगे इसमें, और उस सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो इसमें से वापस से एक तेजी हमको देखने को मिल सकती है। संतोष जी, आपका शेयर जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए एक 2-3 स्टॉक हैं, उसमें पहला स्टॉक तो मैं कहूँगा कि एक स्टॉक है इंजीनियरिंग सेक्टर में है, और आप इसमें इस स्टॉक को देखें उसके पहले आपको क्रूड ऑयल को देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन में ये कंपनी काम करती है। पीएसयू है कंपनी, इसमें इंजीनियर्स इंडिया नाम है इसका, और ये एक्सप्लोरेशन में काम करती है, कंसल्टेंसी फर्म है, अच्छे कैश फ्लो है कंपनी के। और अगर आप देखेंगे तो 5000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, 2900 करोड़ के करीब का इनके पास कैश है इनके बुक में, शॉर्ट टर्म या नियर टर्म जो कैश रहता है इन बुक्स पे। और ये कंपनी मुझे काफी अच्छी लग रही है, और इसमें आपको निचले स्तरों पे एकदम लेना चाहिए। 85 के लेवल काफी इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट के लिहाज से, और अगर नीचे भी आपको मिलता है 80 रुपए तक तो इसमें मुझे लगता है कि एक्यूमुलेट करना चाहिए। और ऑयल जैसा कि मुझे लग रहा है कि इसमें $10 की तेजी हो सकती है इंटरनेशनल ऑयल क्रूड प्राइसेस में, और अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो जितनी भी कंपनियां इस सेक्टर में हैं काम करती हैं उनका कैश फ्लो और स्ट्रांग होता है। और मुझे लग रहा है कि 66.60 के ऊपर क्रूड ऑयल चल रहा है, जहां पर कि एक ब्रेकआउट है इंटरनेशनल नाइमेक्स क्रूड में, और उसके कारण मुझे लग रहा है कि ऑयल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां एक्सप्लोरेशन में हैं वो सारी कंपनियां अच्छी करेंगी और कैश फ्लो स्ट्रांग होगा। और उसी लिहाज से मुझे लगता है कि इस कंपनी की बैलेंस शीट भी देखेंगे काफी अच्छा है। कुछ दिन पहले इन्होंने नुमालीगढ़ रिफाइनरी अक्वायर की थी, उसमें कुछ पार्टिसिपेशन दिया था, और इंडिया के साथ 5% इन्होंने भी स्टेक लिया था उसमें। और बैलेंस शीट देखते हुए मुझे लगता है काफी अच्छा है, और डाउनसाइड इसमें लिमिटेड होगा, और इसको लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, इसके लेवल्स क्या दे रहे हैं सर? देखिए अभी मौजूदा 84 के पास का लेवल है, और मुझे लग रहा है कि अगर 80 रुपये नहीं तोड़े तो इस स्टॉक में 100 और 120 रुपए तक जाने की क्षमता है। 100-120 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस
और स्टॉप लॉस आपको 80 के नीचे का रखना है। 80 से नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है। और ये आप ये कह रहे हैं कि इसको छोटे से मध्यम से लंबी अवधि के लिए भी रखा जा सकता है? जी हाँ, जी हाँ। संतोष जी, इस पे कोई असर इंजीनियर्स इंडिया पे, ये जो अभी साइक्लोन्स आए हैं और जिसमें बहुत सारे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उनके जो सी के अंदर में जो उस तरीके से जो उनके सेटअप्स हैं उसमें असर पड़ा, क्या इंजीनियर्स इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ा और उसका इस सेक्टर पे कोई असर नहीं देख रहे हैं इंडिया के अंदर में? देखिए, सबसे पहली चीज की ओएनजीसी को काफी हिट हुआ था और अभी सारी इंक्वायरी चल रही हैं कि इतने सारे वार्निंग के बावजूद भी वो लोग सी में क्यों थे और क्यों अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू रखा था, जिसमें कि कई जाने गई हैं जी। और देखेंगे अगर कंपनी के लिहाज से अगर फाइनेंशियल हिट की बात की जाए तो वहां पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनके जितने प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे उसमें इनका इंश्योरेंस होता है, तो इस लिहाज से कैश फ्लो में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि होगा। और ये पर्टिकुलर कंपनी कंसल्टेंसी है, तो कंसल्टेंसी फर्म को एज ऑफ मतलब अगर जो ओरिजिनल जो कंपनियां हैं तो उनको अगर नहीं होता तो इनको भी नहीं हिट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई स्टॉक देना चाहेंगे सर? और देखिए, इसके अलावा मैं एक स्टॉक का नाम लूंगा, वहां पर आपको केवल देखते रहना, क्योंकि अभी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। उसमें अडानी पोर्ट है। हमने अभी ऑल एक्सप्लोरेशन पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि पोर्ट्स में अडानी पोर्ट के अगर चार्ट को देखेंगे तो एक अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन है और आज अच्छा वॉल्यूम है स्टॉक में। मुझे लगता है कि 790 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो इस स्टॉक में एकदम ध्यान रखें। 790 के ऊपर चलता है तो इसमें एक अच्छी तेजी होगी और तकरीबन 100 रुपए की तेजी आपको बहुत ही नियर टर्म में मतलब विद इन अ वीक और 2 मिल सकता है, लेकिन कंडीशन होगी कि 790 के ऊपर चले, थोड़ा सस्टेन हो, तो आप इसमें एंटर करें। तो 790 के ऊपर में जब इस पे एंटर करेंगे तो उसके बाद के लेवल्स क्या होंगे सर, टारगेट्स? मैंने बताया ना जैसे कि इसमें 90 से 100 रुपए की तेजी हो सकती है। 790 के ऊपर अगर चलता है तो हाँ 890 और 790 पे चलता है तो आपको 770 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 20 रुपए का स्टॉप लॉस देंगे, 90 से 100 रुपए का टारगेट। ठीक है, मतलब तकरीबन 900 रुपए तक के लेवल्स आप इसमें देख रहे हैं, 890 से 900 रुपए तक के। ठीक है तो सर एक सवाल ले लेते हैं हमारे दर्शकों का। एक सवाल है MOIL मैंगनीज और पे। देखिए, ये कंपनी जो है, इस कंपनी का बैलेंस शीट काफी अच्छे हैं और ये कंपनी मेटल सेक्टर में है। मेटल सेक्टर में कह रहे हैं, इनफैक्ट जो स्टील बनता है उसमें मैग्नीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो प्ले आउट करता है। पिछले कुछ दिनों में चूंकि स्टील के दाम काफी बढ़ गए थे और मैंने आप ही के चैनल पे जब डिम्पी जी थे तब मैंने इसको सुझाव दिया था 145-50 के आसपास में, और उस समय हम लोगों ने भी लिया था, लेकिन अभी हमारी पोजीशन इसमें नहीं है, नील है, हम लोग एग्जिट कर चुके हैं स्टॉक से। क्योंकि स्टील में अगर देखेंगे जो कि हेडविंड्स आ रही हैं यहाँ पे, चाइना से आ रहे हैं और चाइना में आयरन ओर की प्राइसेस सबड्यूड है काफी दिनों से, जब से वहाँ के रेगुलेटर्स ने उन पे शिकंजा कसा है। और जब तक ये प्राइसेस सबड्यूड रहेंगे, मुझे लग रहा है कि जितने भी स्टील काउंटर हैं या रिलेटेड जितने भी काउंटर हैं वो थोड़ा सबड्यूड रहेंगे। आपको आयरन ओर जो है के प्राइसेस को ध्यान रखना है और आयरन ओर प्राइसेस में बहुत ज्यादा उछाल, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास भी हैं, लेकिन उसमें स्पाइक हम नहीं देख रहे हैं ऊपर की तरफ। और तो डिमांड कुछ एज सच टेपर्ड ऑफ नहीं हुई है, इवन देन इसमें अभी भी उछाल नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा कॉशियस हूँ। और जितने भी इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस हैं इंडिया में, CLSA बोल रहे हैं, क्रेडिट स्विस बोल रहे हैं, इन सारे लोगों ने कुछ दिनों 2 दिन पहले ही इसमें सारी नेगेटिव रिपोर्ट दी थी और सारे लोगों को डाउनग्रेड किया था, सारे स्टील काउंटर्स को। मुझे लगता है कि तो गिवन द सिनेरियो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। लेवल्स के लिहाज से मुझे लगता है कि 180 रुपीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, और अगर आपको फिर से दोबारा इसमें रिबाउंड खेलना है तो 180 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है तभी इसमें। ठीक है, ये हमारे जो दर्शक हैं इनकी खरीद है 170 की, पूछ रहे हैं होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए? देखिए, अगर ये 170 का खरीद है तो 167 रुपए का 3 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं, बाय क्लोजिंग बेसिस अगर क्लोज हो रहा है उसके नीचे तो निकल जाएं और सपोर्ट के पास है। और थोड़े से आयरन ओर प्राइसेस पे भी ध्यान रखें कि अगर आयरन ओर के प्राइसेस में बढ़ेंगे, क्योंकि वो लीड इंडिकेटर है अभी पूरे मेटल सेक्टर के लिए कि आयरन ओर में अगर दाम बढ़ेंगे तभी जो है इन सारी कंपनियों को लाभ मिलेगा।
अगर वो नहीं बढ़ेंगे, प्राइसेस फिर से सबड्यूड हो जाएंगे, और अंडरलाइन प्राइसेस अगर सबड्यूड होते हैं तो सारे एंसिलरीज जितनी भी होती हैं फिर उनके लिए भी थोड़ी दिक्कतें होने चालू होती हैं। उस चीज का ध्यान रखें, और स्टॉप लॉस पे एकदम आप ध्यान रखें स्टॉप। संतोष जी, एक टीसीएस पे एग्जिट प्राइस। देखिए टीसीएस और जितने भी आईटी सेक्टर है बहुत ही सरप्राइजिंग है कि चूंकि इतना हैवी कैश फ्लो कंपनियां हैं, ये टीसीएस बोल रहे हैं, इन्फोसिस बोल रहे हैं और एचसीएल टेक बोल रहे हैं, ये सारी कंपनियां काफी अच्छी हैं, बेलवेदर कंपनियां हैं। और केवल एक ही जो इसमें नेगेटिव जो देखने को मिल रहा है वो कि चूंकि कोरोना वायरस केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा हुए थे और इनके प्रोजेक्ट में शायद कुछ डिले हो सकता है, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स, इस बार जो सेकेंड वेव थी ज्यादा यंगस्टर्स को हुई है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आईटी सेक्टर में 20% लोगों को शायद हो चुका है ये ऐसे, और इतने इफेक्टेड हैं। और बहुत से लोगों ने अपने जो सेंटर्स हैं, जैसे जो उनका प्रोजेक्ट है उसको कई और देशों में लेकर गए हैं, और उसको ताकि डिले नहीं हो, और कंपनियां काफी जद्दोजहद कर रही हैं। उस लिहाज से इन सारी कंपनियों का देखेंगे अगर स्टॉक प्राइस तो एकदम कंसोलिडेट हो रहा है। कल इसमें दो न्यूज थे इन्फोसिस और टीसीएस में कि जो एमएससीआई इंडेक्स है उससे इसमें थोड़े इनकी वेटेज को कम किया जा रहा था, जिसके कारण थोड़ा इसमें हाइपर वॉल्यूम एक्टिविटी भी आपको कल देखने को मिलेगी। और लेवल्स जो इंपॉर्टेंट होंगे उसमें मैं बता रहा हूँ इसमें कि अगर 3130 ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर इसके नीचे चला जाता है, खिसकता है, तो फिर से वो 3000 की तरफ चलना चालू हो जाएगा। तो 3130 का लेवल ध्यान रखें। एक सवाल आ रहा है डेल्टा कॉप पे। डेल्टा कॉप देखिए ये स्टॉक तो ब्रॉडली अगर देखें, वीकली चार्ट पे जाकर देखेंगे तो ब्रॉडली एकदम साइडवेज है। अगर आप मुझे पता नहीं है कि उन्होंने ले लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं, दर्शक का सवाल है ये। देखिए अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहली चीज ध्यान रखें कि ये स्टॉक अगर 179-80 के ऊपर बंद होता है तब आप सोचें इसमें लेने के लिए और मोमेंटम को राइड करें, क्योंकि थोड़ी लंबी अवधि पे अगर देखें तो थोड़ी डिस्टर्बिंग है चार्ट, और लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। 180 के ऊपर वो सारी चिंताएं जो हैं चार्ट पे दूर हो जाएंगी। 180 के ऊपर चलता है तो फॉर्मेशन नेगेट हो जाएगा, और जिन्होंने भी बेच रखा होगा, जिन्होंने, वो फिर से आ जाएंगे शायद लेने के लिए। तो वो ध्यान रखें कि 180 ऊपर की क्लोजिंग आनी बहुत जरूरी है इस स्टॉक में, अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो। और अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है तो आप उसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मैं कहूंगा कि अगर आपने लिया हुआ है तो तकरीबन 167 रुपए का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें, और उसके नीचे अगर जाता है तो इससे निकल जाए इस स्टॉक से। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं बहुत पुराने दर्शक हैं और हमारे साथ में अक्सर जुड़ते रहते हैं। पीडीएस पे जानना चाहते हैं, पीडीएस एमएफएल। देखिए कंपनी तो काफी इसके फंडामेंटल को तो मैंने देखा नहीं है अभी हाल फिलहाल, और कंपनी का लेकिन चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें चूंकि पहला चीज की वॉल्यूम काफी कम होते हैं, तो उस लिहाज से बहुत कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होता है हम लोग को। लेकिन अगर केवल ट्रेंड को देखा जाए तो इसमें टैक्रोसेंट फॉर्मेशन था, फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। संतोष जी आप एक बार फिर ध्यान रखें कि 800 अगर आपने लिया हुआ है तो 800 रुपीज। आपकी आवाज कट रही थी, एक बार फिर से बता दीजिएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ले लिया है स्टॉक ऑलरेडी, अगर आपके दर्शक ने लिया हुआ है तो 800 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ट्रेंड काफी अच्छा है इसमें, अदर देन ट्रेंड बहुत कुछ मैं नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मेशन लिया नहीं है, पूछ रहे हैं कि क्या ले सकते हैं, क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? देखिए अपॉर्चुनिटी चूंकि इसमें वॉल्यूम बहुत कम होते हैं उस लिहाज से, और मैंने फंडामेंटल इसके चेक नहीं किए कि मैं आपको फंडामेंटली भी बता सकूं, लेकिन चार्ट देखने से लग रहा है 800 रुपए के पास एक ब्रेकआउट है, और जिसका टारगेट जो है आपको तकरीबन मिनिमम टारगेट 850 होगा, और मैक्सिमम टारगेट की बात अगर हम कर लें तो तकरीबन जो है 900 से 925 रुपए तक के टारगेट इसमें हो सकते हैं।
प्रोवाइडेड आपको एकदम 800 के आसपास का ही एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा, क्योंकि बहुत दिनों से तेजी है और वॉल्यूम एकदम नगण्य रहते हैं, बहुत ही कम है वॉल्यूम इसमें। तो जहां पर वॉल्यूम कम है, चार्ट में सलाह कम ही लें, फंडामेंटल ज्यादा चेक करें उसको। जी, मेरे ख्याल से इसमें ये जो मूवमेंट है वो इसलिए भी आ सकता है, आ रहा होगा क्योंकि जीएसटी की बैठक है जो है उसके अंदर में फुटवेयर पे एक स्पेशल कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और ये फुटवेयर और अपैरल से जुड़ी हुई कंपनी है, तो शायद उसके चलते इसमें कुछ मूवमेंट आ रहा होगा। इन्फीबीम देख सकते हैं सर? तो ये कंपनी तो मतलब काफी सुर्खियों में रही थी 2-3 साल पहले, लेकिन मैंने छोड़ दिया इसको देखना, क्योंकि इसमें काफी झमेला था इनके बुक्स में, इन्फीबीम के। लेकिन अगर हाल फिलहाल देखा जाए तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर एक 45 रुपए के आसपास का एक ब्रेकआउट दिख रहा है, जिसमें कि आपको मूव मिल सकता है 7 से 8 रुपए का। पहली चीज ये देख लें। और अब जो इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस भी आ रहा है, इसके पहले टारगेट होने के पहले रेजिस्टेंस आएगा 48.5 के पास, 48.5 के पास, वो भी ध्यान रखें। 45 पे एक ब्रेकआउट है। आपको स्टॉप लॉस अगर रखना है तो इसमें 43.5 का स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा ना देखें। कंपनी के फंडामेंटल्स को मैंने बहुत पहले चेक किया था, और इनके बुक्स काफ़ी फर्स्ट थे और काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे इसमें। तो उस लिहाज से मैंने फिर इन लोगों को देखना ही छोड़ दिया एकदम। इन्फीबीम हो या फिर इसके साथ बहुत सारी चीज़ें थी, तो फिर मैं फंडामेंटल पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप चूंकि अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो 2 रुपए से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत दीजिए इसमें। ठीक है, मतलब बहुत कॉशियस होकर के इसके अंदर में एक छोटा सा स्विंग के लिए काम किया जा सकता है। ठीक है, शायद कुछ अन्य चैनलों पे इस पे राय दी जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन ठीक है। संतोष जी अभी इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत कॉशियस रहिए और ज़्यादा बहुत बड़ा स्कोप अभी तब तक नहीं समझ में आता जब तक एक अच्छा ब्रेकआउट और ऊपर नहीं मिलता। संतोष जी, इंश्योरेंस सेक्टर में चलते चलते कुछ बताइए कि क्या कोई चीज़ देखते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी जिसको कि 1 साल या 2 साल के लिए कुछ लिया जा सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है बार-बार। और सुबह भी हमारे शो में कई दर्शक उस पर कई एक्सपर्ट्स उसमें राय दे रहे थे इंश्योरेंस सेक्टर को ध्यान में रखने की। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में 2-3 कंपनियां हैं जिसको कि अगर सब्सटैंशियल करेक्शन हो तभी मैं कहूँगा कि आप उसमें निवेश करें। एज एन होल अगर देखें इंश्योरेंस सेक्टर तो इन दिनों थोड़ा, चूंकि जो कोविड वेव 2 है उसमें हो सकता है कि इनको हिट लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है और इन लोगों को बहुत सारा पेमेंट ऑब्लिगेशन आ सकता है। लेकिन अगर हम ये तो मैं बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत लंबी अवधि की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत ही कम है इंश्योरेंस सेक्टर का, और प्राइवेट सेक्टर को अभी बहुत काम करना है इसमें और बहुत पहुंचना है लोगों तक। उस लिहाज से देखें तो बहुत ही जो कह लें अपीलिंग है, जो मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ होगा इसमें। एसबीआई लाइफ को ध्यान रखें। और क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे वैल्यूएशंस का तो एचडीएफसी लाइफ के आसपास ही है, और एचडीएफसी लाइफ का मार्केट कैप से कहीं बहुत बड़ा है। तो एचडीएफसी लाइफ नो डाउट, क्योंकि उनके सारे पैरामीटर्स अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे हैं और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है उनका। उस लिहाज से उनको उसका प्रीमियम मिलता है मार्केट में। और इसके बाद जो 3rd नंबर कंपनी है वो आईसीआईसीआई प्रू है। तो ये तीनों कंपनी आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको एक क्वार्टर अवॉइड करें और थोड़ा इनका फॉलोआउट देख लें कि कितना हिट हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर तक या उसके बाद वाले तक। और इसमें लेकिन सब्सटेंशियल करेक्शन में डेफिनेटली ये सारी कंपनियां आपको लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस जगह पे थोड़ा आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा। अभी अवॉइड करें और कुछ समय बाद एक क्वार्टर देखने के बाद में इसको देखा जा सकता है। बस चलते चलते संतोष जी एक आखिरी सवाल सन टीवी पे। देखिए सन टीवी, इसके चार्ट को अगर वीकली चार्ट को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे चार्ट हैं। और साउथ में जो गवर्नमेंट आई है तमिलनाडु में, वो गवर्नमेंट भी फेवरेबल है कंपनी के। धीरे धीरे देखिए स्टॉक प्राइस में भी वो सारी चीजें दिख रही हैं, अब ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन उनका जो बराबर 560 रुपए के आसपास का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहां पर कि आज के हाई लगे हैं उसी के आसपास। और ध्यान रखें कि अगर उसके ऊपर ये बंद होता है 560 के ऊपर,
तो आपको बहुत ही जल्दी मतलब तकरीबन 15 से महीना भर के अंदर, 15 दिन से महीने भर के अंदर में आपको 100 रुपए की तेजी से स्टॉक में देख सकते हैं, लेकिन 560 के ऊपर। और अदरवाइज जो है आपको इसमें अगर थोड़ा वेट करें, और वेट करने का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था इनका 490 के आसपास अगर मिलता है ये, तो वो ज्यादा अच्छा जगह होगा जहां पर कि आपको रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में होगा। अदरवाइज ब्रेकआउट पे लें, और ब्रेकआउट पे लें तो वहां से करीब करीब 25 रुपए का इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 560 के ब्रेकआउट के ऊपर ही लें। ठीक है, या तो 560 के ऊपर लें और या फिर और डिप आएगा तो उस पर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमें दर्शकों के जवाब देने के लिए। आपने जो शेयर्स दिए हैं वो हमको जरूर नजर में रखेंगे और उसके बाद आपसे फिर आते हैं और जल्दी जुड़ते हैं। फिलहाल हैप्पी वीकेंड, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग आवर का ये सफर जारी रखेंगे और आपके सवालों के जवाब हम एक्सपर्ट से लेते रहेंगे, तो सवालों में कोई कमी ना करिए। जो भी पूछना है, जिस स्टॉक जिस सेक्टर के बारे में, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारे साथ में अगले गेस्ट हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं नीरव वखारिया जी। नीरव वखारिया जी एक मार्केट के स्टॉक एनालिस्ट हैं, बहुत समय से बाजार में काम कर रहे हैं और बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी कॉल्स देते हैं। नीरव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बाजार के नए कीर्तिमानों के लिए। धन्यवाद जी। सभी को, सभी दर्शकों को और सभी इन्वेस्टर्स को भी ढेरों शुभकामनाएं, और बाजार इसी तरह जो है गति लेती रहे और लोगों के पैसा बनते रहे, और क्या चाहिए। ठीक है नीरव जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है पास में। ये निफ्टी को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये अभी आगे ये चाल ऐसे ही चालू रहेगी या अभी बीच में एक कुछ थोड़ा सा कूल डाउन आएगा? कल पिछले वीक से जब से आपसे बात हो रही है, मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि 15,400 15,600 का मेरा टारगेट है। एक इंटरनेट टारगेट हमने 15,400 का आज टेस्ट कर लिया, और अभी भी बाजार में कहीं पे भी ढिलास नहीं है। आप देखो 15,000 जब से क्रॉस किया, उसके बाद हमने पिछले 4 दिन में लगातार तेजी के साथ और हायर हाई बनाया है। पहले मूव्स इंट्राडे में छोटे रहे, बट आई थिंक दैट्स गुड कि मार्केट इंट्राडे में थोड़ा सा करेक्शन ले लेती और थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है, बट ओवरऑल जो मोमेंटम है वो मेंटेन करके चल रहा है। तो ये लग रहा है कि मार्केट में डेफिनेटली जो एक स्ट्रेंथ है वो दिख रही है, विजिबल है, और नए नए शेयर जिस हिसाब से एंटर कर रहे हैं, जैसे कल हमने देखा आईटी के शेयर्स में तेजी थी, इन्फोसिस, टीसीएस से आज रिलायंस ने 6% की बढ़त बढ़ा ली। तो जो स्टॉक लेगिंग थे, एक अच्छा है मार्केट में वेट रखते हैं लेकिन लेगिंग थे, वो भी अब सामने आकर के अब तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी एक पॉजिटिव साइड में कहूंगा इसको, और मुझे लगता है कि मार्केट में पोजीशन अपनी होल्ड करनी चाहिए, बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि ये 15,600 तक का लेवल दिख रहा है। आज बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ा सा एक ऊपर के लेवल से हाई ओपनिंग के बाद थोड़ा सा प्रेशर हमने देखा है, खास करके आईसीआईसीआई बैंक का नेगेटिव हुआ है, बट नेवरदलेस मुझे कोई ज्यादा इतना कंसर्न नहीं लगता है। बैंक निफ्टी में क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं, मतलब ब्रेकआउट है लेकिन वो क्लियर कट वो मोमेंटम अभी नहीं दिख रहा है। तो इट कुड टेक अ डे और टू मोर कि वो अपना जो ये रेंज है उसको डिसाइसिवली ब्रेक करे। बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी 2-4 दिनों के बाद में वापस फिर अपने एक जो मौजे है उसमें आ जाएगी और ऊपर में तेजी का माहौल दिखा सकती है। तो मुझे बैंक निफ्टी में भी 38,000 के आसपास का लेवल दिख रहा है, और जबकि निफ्टी में 15,600 करने का 16,000 तक का लेवल दिख रहा है। आई थिंक और बने रहना चाहिए अभी भी, यहाँ से नियर टर्म में भी हो सके अगले सप्ताह ये लोग 150 से 200 पॉइंट की और बढ़त ले सकते हैं। जी, जो लोग हैं वो बने रहें, लेकिन जो लोग अभी नहीं एंटर किए या अभी नई कॉल कुछ लेना चाहते हैं उनके लिए कहाँ मौका है? आप क्या शेयर ढूंढ करके लाएं हमारे लिए? वेल देखिए, निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो मुझे लगता है 15,200 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, और जब तक 15,200 नहीं टूटता तब तक कोई ऐसा नेगेटिव ट्रेंड अभी हमें दिखने वाला नहीं है। तो 15,200 को मान करके चलिए। निफ्टी की अगर शेयर की बात करें तो रिलायंस क्लियरली आज का विनर है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया, 2100 का लेवल टेस्ट कर रहा है। लेकिन इस लेवल पे इतने ऊपर के लेवल पे मैं बाइंग करने का फैसिलिटी सलाह नहीं देता। मुझे लगता है कि लार्ज कैप अगर देखना है तो आप एक्सिल टेक में देख सकते हैं, मुझे ये शेयर अच्छा लग रहा है। HDFC बैंक को देख सकते हैं, ये शेयर से ऐसे कि जिसमें एक अच्छी हमें नियर टर्म में एक फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकती है। नीरव जी, HCL टेक में क्या लेवल्स?
लेकिन 950 के कभी नियर टर्म एक शॉर्ट टर्म हर्डल बना हुआ है अभी 2-3 दिन के लेवल्स के हिसाब से। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये 975 985 तक का एक लेवल हमें ऊपर में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ओवरऑल स्टॉक में तेजी है, ये करंट लेवल में एक अच्छे सपोर्ट के अराउंड से बाउंस बैक कर रहा है। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगले एक महीने के जून महीने के दौरान के ऊपर में 1025 तक का भी लेवल टेस्ट कर सकता है, बट इमीडिएटली मैं 975 985 के टारगेट के साथ बाई करने की सलाह दूंगा। इसी लेवल्स पे पूरा ऐड कर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा करके 942 के आसपास चल रहा है? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं नीरज जी। एक शंकरा बिल्टकॉइन पे सवाल है, दिनेश शर्मा जी जानना चाहते हैं कि क्या अभी खरीदा जा सकता है? देखिए, जब से ये लॉकडाउन ओपन की प्रक्रिया शुरू होने को आई है, क्योंकि सारी राज्य सरकारों ने कह दिया है कि 31 मई के बाद से जो है वो लॉकडाउन ओपनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये वापस फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के काम शुरू हो रहे हैं लगेंगे, तो जो हम लोग इस तरह के जो शेयर है जो ओपनिंग अपने दोबारा फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें फिर से हम लोग एक मोमेंटम देख रहे हैं। तो शंकरा बिल्डिंग भी लगभग उसी एक कैटेगरी में आता है, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन के समय इसका ज्यादातर काम बंद है। लेकिन इसके आप देखो, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर भी नजर डालो तो पिछले एक साल में इसे कुछ खास ऐसा कमाल दिखा रहे कि जिसको हम लोग एक कह सके कि इसमें बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। इमीडिएटली मुझे लगता है कि 500 520 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, जिसको क्रॉस करने में इसको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको एंट्री लेनी है तो इसको अभी ना देखे, हमेशा दूर रहे, फिर कुछ ऐसे शेयर्स पर चुने कि जो आपको एक मोमेंटम दे सकता है। और मेरी निगाह में एक शेयर है एसएच केलकर। इसका रिजल्ट आया था 2 दिन पहले और काफी अच्छा रिजल्ट आया है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। एक ब्रेकआउट भी दिया इसे, अभी अपना नियर टर्म का एक 145-50 के टॉप लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था। नीरव जी कौन सा कह रहे हैं, एक बार नाम फिर से बता दीजिए। एसएच केलकर। एसएच, हाँ, 163 164 के आसपास का रेट है। श्रेयस तो नहीं कह रहे हैं हम? नहीं, एस स्पेस एच केलकर, बीच में स्पेस दे दीजिए। अच्छा, एसएच केलकर एंड, हाँ ठीक। हाँ, 161 162 का एक अच्छा ब्रेकआउट आया है इसमें 150 के ऊपर, और सस्टेन भी कर रहा है पिछले एक सप्ताह से। इसका कल रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट काफी अच्छा था, और मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी रहेगी और 190 तक का हमें इमीडिएट टारगेट दिख सकता है। तो मैं एसएच केलकर में बाइंग करने की सलाह दूंगा। इसको आज लेकर के और बीटीएसटी के रूप में इसको लिया जा सकता है मंडे के लिए? आई थिंक बीटीएसटी में ऐसा कोई मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं कि आपको बीटीएसटी में 2-4 रुपए दे जाएगा, बट अगर आप इसको 15-20 दिन तक के लिए डिलीवरी के लिए रखेंगे तो आपको 185 190 का लेवल आराम से दे सकते। ठीक है, बीटीएसटी के लिए कोई कॉल है क्या, कोई चीज ऐसी वाली जो आप बता सकते हैं? देखो, बीटीएसटी आजकल देखो मार्केट में ऐसा हो गया कि थोड़ा सा एक गैप अप खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो इस तरह का हो गया है। तो मैं बीटीएसटी के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे भी हमने बात करी, आईटी की बात करी या फिर कुछ बैंक की बात करी, तो बैंक में मुझे लगता है एसबीआई में एक अच्छा हमें लेवल दिख सकता है। अभी 422 चल रहा है, आज के हाई से थोड़ा सा नीचे आया, सपोर्ट लेवल पर है। पिछले 2-3 दिन का सपोर्ट जो है 415 का है, उससे आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इसको आप ट्रेड कर सकते हो। मुझे लगता है कि शायद मंडे का ओपनिंग आपको दोबारा फिर 427 430 का लेवल दिखा सकता है। आज के हाईज जो इसने गंवा दिए हैं आज के ट्रेडिंग में, वो आप कह रहे हैं कि ये मंडे को वापस मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी शायद वापस से रिकवर करेगा। ठीक है, नीरव जी चलते चलते एक वोडाफोन पे एक सवाल है, शाहिद खान जी जानना चाहते हैं कि वोडाफोन क्या अभी के भाव पे लिया जा सकता है? मैं खुद भी इस स्टॉक को एक अरसे बाद देख रहा हूँ, मेरी लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा बाइंग करने की। लेकिन हाँ, जरूर ये कह सकता हूँ कि भाई 7.5-8 का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है और उसको ब्रेक करता हुआ नहीं लग रहा है, बट अपसाइड कितनी बड़ी होगी और कितनी जल्दी होगी ये कहना मुश्किल है।
तो मेरी तरफ से इसमें कोई खास ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत छोटा सा स्विंग मिल सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इससे दूर रहने में शायद भलाई। और इससे अच्छे ऑप्शन बहुत सारे ऐसे वाले अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो नीरव जी ने हमें दिया है, तो उसमें काम कर ही सकते हैं। एक बार चलते चलते नीरव जी अशोक लेलैंड देख सकते हैं। हाँ, अशोक लेलैंड डेफिनेटली एक अच्छा शेयर लग रहा है। देखो पिछले 4-5 दिन एक रेंज में कंसोलिडेट किया था और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में फिर से 132 135 तक जाने की पूरी संभावना है। और ओवरऑल ऑटोपेक में अशोक लेलैंड ऐसा है कि जिसने थोड़ा सा एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड दिखा है। बाकी सारे स्टॉक्स, ज्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव रहे। अशोक लेलैंड ने पिछले 2-3 सप्ताह में अच्छी एक बढ़त बनाई है। तो मुझे लगता है कि 125 126 का लेवल अच्छा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। ऊपर में आपको शॉर्ट टर्म में 132 135 का टारगेट दे सकता है। जी, बहुत शुक्रिया नीरव जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आपका जी, धन्यवाद। वीकेंड शुभ हो और सुरक्षित रहे, घर में रहें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद। तो ये थे नीरव अखारिया जी, जिनसे हमने अपने सवालों के जवाब लिए और जानने की कोशिश करी कि बाजार में क्या किया जा सकता है, कहाँ मौके हैं। फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं आज के सबसे बढ़ने वाले शेयर्स पे, जो आज के सबसे बड़े गेनर्स हैं। और जैसे नीरव जी अभी कह रहे थे, उसमें एक हमने अपॉर्चुनिटी अब नहीं है, लेकिन उस पर नज़र रखनी होगी आगे के लिए। वो है रिलायंस, आज का सबसे बड़ा बढ़ने वाला शेयर, करीब 5 से 6% की उसमें बढ़त। M&M, जिस पे हमने सुबह भी बात करी थी और हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने दिया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसमें तकरीबन 2.5% की बढ़त अभी भी है। HDFC बैंक हमारे कई सारे दर्शक एक्सपर्ट्स ने दिया था, सौम्यदीप जी बोल गए थे और बहुत लोग और बोल गए थे बहुत सारे, तो वो हमारे उस पर नज़र है सुबह से। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, HDFC, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल हमसे आज मिस हुआ है, इसको हम चर्चा नहीं कर पाए। ITC पे एक बढ़त देखी जा रही है, लेकिन ज़्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स ने उसमें राय यही दी है कि अभी थोड़ा सा दूर रहें और कॉशियस रहें। टेक महिंद्रा है, ONGC और इन्फोसिस, ये आज के सबसे बढ़ने वाले टॉप शेयर्स में से रहे हैं। सबसे ज़्यादा गिरने वाले, सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाले शेयर जो लाल निशान में आज देखे गए हैं, वो हैं, उसकी लिस्ट शुरू होती है सन फार्मा से। सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है सन फार्मा में। नेस्ले इंडिया दूसरा सबसे गिरने वाला शेयर, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, ICICI बैंक। और ICICI बैंक के साथ साथ पूरा बैंकिंग सेक्टर जो कि लाल निशान की तरफ चल दिया है, तो वो एक थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि शायद अगले सत्र में जब हम मंडे को वापस बाजार शुरू करते हैं, तो शायद वो रिकवर कर जाएगा और फिर वापस निफ्टी को ऊपर जाने के लिए या पूरे बाजार को ऊपर चलाने में मदद करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस 1% से ज़्यादा की गिरावट, TCS 1% से ज़्यादा की गिरावट, बजाज ऑटो 1% से ज़्यादा की गिरावट, NTPC, टाइटन। SBI भी गिरा है, लेकिन SBI में अभी भी मौका है और अभी अभी जैसे नीरव जी कह रहे थे कि उसमें अभी मौका है और उसके अंदर में एंट्री नए लेवल की इस गिरावट में खरीदने का मौका है। एशियन पेंट्स में गिरावट में खरीदने का मौका है, सुबह कई सारे एक्सपर्ट्स इसमें राय दे चुके हैं। L&T, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति और इन्फोसिस, ये आज के गिरने वाले शेयर्स, सबसे ज़्यादा गिरने वाले, सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाले शेयर्स रहे हैं। आज के शो को यहीं समेटते हैं। बाजार 10 से 12 से हमने शुरुआत करी थी, तब आपके दर्शकों के सारे सवालों को लिया और एक्सपर्ट से हमने जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से बाजार में काम किया जा सकता है। क्लोजिंग आवर में हमने फिर से जानने की कोशिश करी और इस तरीके से हम नए शोज और बहुत सारे और चीज़ें कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में हम भी हैं, जैसे आप हैं अपने घरों में, हम भी करीब अपने घरों में बंद हैं। हमारी पूरी टीम अपने अपने घर से काम कर रही है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके कुछ भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं, अच्छी से अच्छी जानकारी इकट्ठा करके लाएं और ऐसी शिक्षा और जिससे कि कमाई भी हो सके। तो अर्निंग विद लर्निंग का जो हमारा मोटो है, उसी पे हम चल रहे हैं। ये शो आपके लिए लाते रहेंगे और शोज बढ़ाते रहेंगे और आपका साथ, आपका सहयोग चाहिए होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फाउंडर इंडिया। धन्यवाद।